बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सैयद अनवारुल हसन और आप देख रहे हैं प्रोग्राम दस्तक पीटीवी न्यूज़ इस्लामाबाद स्टूडियो से। नाज़रीन, वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब ने आज कराची में न्यूक्लियर पावर प्लांट के तीसरे यूनिट K3 का इफ्तिताह किया। चीन की शराकतदारी से ये मनसूबा पाया तकमील तक पहुंचा है और इससे पाकिस्तान को माहौल दोस्त 1100 मेगावाट बिजली मुयस्सर आएगी। मजमूई तौर पर इस न्यूक्लियर पावर प्लांट से 2200 मेगावाट बिजली हम हासिल कर पाएंगे। इस मौके पर प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब का एक कहना था कि इस वक्त पाकिस्तान को सस्ती और क्लीन एनर्जी की ज़रूरत है। उसके लिए हमें हाइड्रो पावर जनरेशन, हमें सोलर जनरेशन और हमें विंड एनर्जी को इस्तेमाल करना होगा। और इससे जो हमारे तवानाई के इशूज़ हैं, बिलखसूस एक तो बिजली महंगे ईंधन पे दस्तयाब है और उसकी वजह से वो बहुत कॉस्ट इफ़ेक्टिव भी नहीं, लेकिन अगर ये मुतबादिल ज़रा इस्तेमाल किए जाएंगे तो एक आम आदमी के लिए वाफर तादाद में बिजली मुयस्सर आएगी। पाकिस्तान में इतना पोटेंशल है कि चाहे वो कोयले से बिजली बनानी हो, चाहे वो विंड से बनानी हो, चाहे वो सूरज की रोशनी से हो, लेकिन असल इशू है उस पर अमलदारी का। तो आज एक बड़ा अहम संगीबल मनसूबा है जो पाया तकमील तक पहुँचा है। इस हवाले से हमने आपको अपडेट किया। फिर रवां हफ्ते हम डेली प्रोग्राम में बात करते हैं जो इंतहाई अफसोसनाक दिल खराश वाक़या हुआ सानिया पेशावर। आज इस सिलसिले में IG खैबर पख्तूनख्वा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने वो विजुअल भी शेयर किया और उन्होंने बताया कि जो ख़ुदकुश हमलावर है उसकी पहचान हो गई है। यूनिफॉर्म में वो खैबर पख्तूनख्वा की पुलिस यूनिफॉर्म में मोटरसाइकिल के साथ एंटर हो रहा था और जो पुलिस वहाँ पर मौजूद थे उन्होंने समझा कि उनका पेटीबंद भाई है, इस वजह से वो अंदर आ सका और फिर उसने जो तबाही की जिससे 100 से ज़्यादा अफराद जो हैं वो अब तक जाँ बाक हो चुके हैं, शहीद हो चुके हैं। IG साहब का कहना था कि दहशतगर्दों के नेटवर्क तक पहुँचने तक करीब है और ये जो बेपरखियाँ उड़ाई जा रही हैं मीडिया में, इससे इज्तनाब और गुरेज किया जाए। ये ख़ुदकुश हमला था, बॉल बेरिंग्स मिले हैं और तमाम शवाहिद उनके पास हैं। ये कोई कह रहा है कि मुबैना ड्रोन अटैक था या किसी और तरीके से हुआ, तो इन तमाम क्या सराइयों की उन्होंने बड़ी सख्ती से नफ़ी की। इस हवाले से गुफ्तगू करेंगे। फिर IMF और पाकिस्तान के दरमियान 9th रिव्यू के हवाले से अहम मुज़ाकरात का अमल जारी है। हम कोशिश करेंगे कि आज इस हवाले से ज़रूर गुफ्तगू करें। मीडिया में बहुत सी खबरें आ रही हैं कि IMF के बड़ी सख्त शराइत हैं और भी मौजूदा हुकूमत के जितने ज़िम्मेदारान हैं उनका ये कहना है कि साबका दौरे हुकूमत में जो IMF से मुआहदा हुआ था वो गुंजाइश ही नहीं दे रहा कि वो पाकिस्तानी अवाम को रिलीफ दे पाएँ। इस पे सूरत हाल कहाँ तक पहुँची है, कोई हतमी पेशरफ्त हुई है, ये भी हम जानेंगे आज की नशिस्त में। जो नुमाइंदा शख्सियत मेरे साथ शरीक गुफ्तगू है उनका तारुफ हम आपसे करा देता। हम इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में ज्वाइन कर रहे हैं राना एहसान अफजल साहब, वज़ीर आज़म के कोऑर्डिनेटर हैं एनर्जी एंड इकोनॉमी। बहुत शुक्रिया राना एहसान साहब, बहुत शुक्रिया कि आपने हमें वक्त दिया। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर खाकान नजीब साहब, माहिर माशियात हैं और पाकिस्तान की मईशत को इनसाइड आउट समझते हैं। इनसे जानेंगे वेयर वी स्टैंड टुडे वीज़ा-वी IMF। और हमारे साथ मोहम्मद इब्राहिम खान साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं और साबिक मेंबर कौमी असम्बली हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। इब्राहिम खान साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। मैं गुफ्तगू का आगाज़ राना एहसान साहब आपसे सर करना चाहूँगा। मैं चाहूँगा कि इस हवाले से PTV के व्यूअर्स को बताइएगा कि 31 जनवरी को IMF का जो मिशन है वो इस्लामाबाद आया और उनके मुज़ाकरात हो रही हैं। मीडिया में बहुत सी खबरें हैं और बड़ी डरा देने वाली भी एक आम आदमी के नुक्ता नज़र से कि वो तवानाई के शोबे के हवाले से कह रहे हैं कि बिजली के नर्ख बढ़ाएँ, गैस पे जो गर्दिशी कर्ज है उसको कम किया जाए, टैक्सेस इजाफी लगाए जाएं। वेयर वी स्टैंड टुडे, कोई हतमी पेशरफ्त हो जाएगी? 9th रिव्यू कामयाबी से मुकम्मल हो जाएगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंशाल्लाह ना सिर्फ 9th रिव्यू बल्कि 10th रिव्यू भी कामयाबी से मुकम्मल होगा और हम इस IMF प्रोग्राम को कामयाबी से मुकम्मल भी करेंगे। देखें, आपने कहा ये बिल्कुल बज़ाहिर ऐसे लगता है कि तकलीफ़ दे होगा और होगा भी तकलीफ़ दे। अगर बिजली की कीमतें बढ़ती हैं, गैस की कीमतें बढ़ती हैं, पेट्रोल ऑलरेडी हमने बढ़ा दिया, हमने मॉनेटरी पॉलिसी भी जो है रिवाइज़ की, उधर भी इजाफा हुआ। लेकिन अगर ये ना हो तो फिर और ज़्यादा ख़तरे की घंटी है और जहां हमारे रिज़र्व्स आज पहुंचे हुए हैं वो एक काफ़ी हद तक एक लो लेवल है और ये सस्टेनेबल नहीं है। तो मैं समझता हूं कि यही वो वाहिद रास्ता है जो मुल्क की मईशत की बेहतरी का रास्ता है। हमने उसको अपना लिया है, हमें सियासी कॉस्ट पे करनी होगी, हम करेंगे। और ये सब कुछ जो तकलीफ़ दे अमल है ये इससे हमें गुजरना होगा, लेकिन ये समझते हुए गुजरना होगा कि ये कम तकलीफ़ दे है उस अमल से कि अगर ये ना हो तो फिर हमारी मईशत कहाँ जाती है
और फिर हमारी ये कीमतें जो बिजली, गैस, पेट्रोल और जो और चीज़ें हैं वो कितना हद तक हाथ से जो है वो निकल के और बेकाबू हो सकती हैं। तो ये नागुज़ीर फैसले मुल्क की मफाद में हैं, अवाम के मफाद में हैं, आम आदमी के मफाद में, और हमारी कोशिश होगी कि जो कंसेशंस देने के मूड में है IMF का जो वफ्द आया हुआ है। देखें, हमारी कोशिश, हुकूमत की, चूंकि आपकी सियासी हुकूमत है, देखें हमारी कोशिश होगी कि हम सोशल प्रोटेक्शन दें उस तबके को जो लो इनकम ग्रुप से है, जिसका मतलब ये है कि हम जो कम यूजेज है बिजली के सेक्टर में, तो उनको हम उनके बिल्स को उनके यूनिट्स को उस तरीके से ना बढ़ाया जाए। गैस के अंदर उस तबके को प्रोटेक्शन दी जाए। हम अपनी बिस्प के ज़रिए जो है वो उन लोगों को प्रोटेक्ट करें, यूटिलिटी स्टोर्स के ज़रिए उनको प्रोटेक्शन दें। लेकिन जो तबका अफोर्ड कर सकता है टैक्स का ज़्यादातर बोझ उस पर डले। तो ये बैलेंस करते हुए हमारी कोशिश होगी कि ये नागुज़ीर रास्ता जो है, जिसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, कोई और ऑप्शन नहीं है, वो हम लें। और अगर हमारी सियासी कॉस्ट हमें देनी पड़ती है तो वो भी दें। इब्राहिम खान साहब, सर इस हवाले से आप क्या कहेंगे? राना एहसान साहब की आपने गुफ्तगू सुनी, उनका नागुज़ीर रास्ता है और जो ये तकलीफदेह अमल इसलिए है, ज़ाहिर बात है 35-35 रुपये पेट्रोल डीजल की कीमतों में इजाफा किया गया है। इसके अलावा दीगर और भी बातें सामने आ रही हैं कि जो बिजली में 2600 अरब का गर्दिशी कर्जा है, गैस के सेक्टर में कर्जा है, और बात ये होती है कि ये मुआहदा आप लोगों के दौर में हुआ और उसको अब आगे कंटिन्यू किया जा रहा है। क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पार्टी इस हवाले से ओनरशिप लेगी? कल तो खान साहब ने बड़ी क्लियरली कह दिया कि वो जिम्मेदार नहीं है अगर आज महंगाई होती है या दहशतगर्दी के वाक़यात होते हैं, वो हुकूमत में नहीं है इसलिए वो इसकी ओनरशिप नहीं लेंगे। मैं इकोनॉमी के हवाले से आपसे जानना चाहूँगा, क्या PTI ये ओनरशिप लेगी कि ये मुआहदा आप लोगों ने तय किया था? पहला तो मैं आपसे थोड़ा सा इंतजार के साथ एक सवाल है कि IMF के पास जाना क्यों पड़ता है? ये बड़ी एक जेन्युइन सी बात है ना कि क्या जरूरत है कि हमें IMF के पास या किसी भी और मालियाती इदारे के पास जाना पड़े कि हमें डॉलर की जरूरत है। बड़ी सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड सी बात है कि हम लोग अपने जो हमारी डॉलर की कंजम्पशन है, या तो हम उसके लिए इंतजाम हमारे पास जेन्युइन अपना हो, डॉलर की इनफ्लो इतना हो मुल्क में, चाहे वो एक्सपोर्ट्स की सूरत में हो या फॉरेन रेमिटेंसेस की सूरत में हो, या फिर हम जो है वो ये थर्ड ऑप्शन जो है उधार लेने वाली करते हैं, क्योंकि हमारा बजट डेफिसिट में जाता है और वो खसारा जो है उसको पूरा करने के लिए फिर डॉलर की जरूरत पड़ती है, उसकी शॉर्टेज हो जाती है जी। अब इस डॉलर को हम किस तरह से कर्टेल कर सकते हैं कि हम इस पेट्रो डॉलर की इकोनॉमी में से निकल के, अगर हमारे पास एक अदर ऑप्शन मौजूद हो गई है रशिया की सूरत में, कि हम अगर रशिया के साथ वो पैक्ट कर ले जिस तरह इंडिया ने किया था कि आप उनके साथ रुपए और रूबल में डील करें। एक तो आप पे डॉलर का प्रेशर कम हो जाएगा, दूसरा आप काफी सारी वो अशिया खास तौर पे पेट्रोकेमिकल्स और आपकी जो गैस है जी, तकरीबन $33 बिलियन के करीब आपकी थोड़ी सी आवाज पे स्टिकिंग आ रही है जी, करना शुरू कर देते हैं तो आप उसमें बहुत ज्यादा जो है आपको बेनिफिट हो सकता है और आप इस ये पेट्रो डॉलर इकोनॉमी से निकल सकते हैं और IMF के चंगल से भी निकल सकते हैं। लेकिन अगर मुल्क के साथ मुखलिस हो गई ये कोई करना चाहे तो ठीक, अगर नहीं तो फिर ये जिस तरह से मामला जा रहे हैं, आपकी इनकम और एक्सपेंस में जो है वो अपना काफी जो है वो वाइड फर्क है, और वो उस फर्क को पूरा करने के लिए आपको फिर भागना पड़ेगा कभी किसी दोस्त उनके पास या IMF के पास। तो मैं समझता हूँ इस वक्त एक विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी हमें खुली है, इन्होंने एफर्ट थोड़ी सी उसमें की है और पहले इमरान खान साहब ने शुरू की थी, अब इन्होंने आके उस पर थोड़ा सा वे फॉरवर्ड ये किया है। अगर ये उस पर चले जाएं तो मेरे ख्याल में मुल्क और कौम की भी बेहतरी हो सकती है और हर चीज की प्राइसेस नीचे आ सकती हैं। और दूसरा सबसे बड़ा जो हमारा इस वक्त लैंड माइंस है वो जो अपना ये बेनजीर भुट्टो साहबा के टाइम में और नवाज शरीफ साहब के टाइम में इन्होंने ये जो बिजली की जनरेशन शुरू की थी ऑयल के प्रोडक्ट्स के साथ,
अगर इसकी जगह पे डैम्स बनाए जाते तो डैम की बिजली आज भी हमें 2 रुपए की बन सकती है, जो कि हम अब उसकी जगह पे 50 रुपए या 40 रुपए वाली बिजली जो है वो डीजल जला के और अपना, जबकि पैसे घर में हो ना, और मकसद है कि हम इतनी अयाशी के मुर्तकब नहीं हो सकते, लेकिन कौमों की जिंदगी में ये उछनी चाहती रहती है। अब भी वक्त है कि हम अपने डैम्स की तरफ ज्यादा तवज्जो दें ताकि फॉर द लॉन्ग रन जो है वो मुल्क को सस्ती बिजली अवेलेबल हो सके, क्योंकि सस्ती बिजली ही वाहिद चीज है जिससे आपकी इंडस्ट्री में उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो सकती है, आपकी एक्सपोर्ट बढ़ सकती है, आपका जो ये फॉरेन एक्सचेंज है होता है अपना ये तेल से चलाने वाला, मट्टी के तेल से चलाएं या डीजल से चलाएं, ठीक, तो उससे आपकी बचत हो सकती है। ये सारी चीजें करने में मकसद है, मैं कोई ऐसी कोई आइंस्टाइन वाली बातें तो बता नहीं रहा। नहीं, आपकी बातें जो है वो बड़े अच्छे सर सजेशंस हैं, लेकिन चूंकि सरे दस्त अब ये इशू है कि हमारे फॉरेन रिजर्व्स बहुत कम है और दोस्त ममालिक भी IMF की तरफ से जिसे कहते हैं नॉड या अप्रूवल को देख रहे हैं कि IMF गो हेड करता है, 9th रिव्यू मिशन, 9th रिव्यू या 10th रिव्यू होता है तो फिर UAE है, सऊदी अरब है, बाकी जो दोस्त ममालिक हैं वो भी अपना हिस्सा डालने को तैयार है। लेकिन जो आपने बात की कि रूबल्स में या किसी और दोस्त मुल्क की करेंसी में पेट्रोल ले ली जाए रशिया से, और हमें बताया गया कि मार्च में डॉक्टर मुसद्दिक मलिक जो मौजूदा हुकूमत के वजीर मुमलिकत हैं कि ये मामला तय पा गया और मार्च में शुरू हो जाएगी। और साथ में आपने ये भी बड़ी अहम बात की, और आज ही मैंने इब्तिदा में कहा कि हमें सस्ती क्लीन एनर्जी चाहिए और हमारे पास मुतबादिल हैं। लेकिन सरेदस्त ये इशू है, डॉक्टर खाकान साहब के पास मैं आऊँगा कि सर IMF के साथ मुज़ाकरात हो रहे हैं, ये मामला जो मेरे ख्याल में बताएं इब्राहिम खान साहब से, इससे तो आप कोई इनकार नहीं कर सकता कि इसमें पाकिस्तान को ऑप्शन मिलती है और वो पाकिस्तान के लिए ज़्यादा फ़ायदा मंद है। लेकिन सरेदस्त IMF को हमने डीना है तो कड़वी गोली तो हमें निगलनी ही है इस वक्त जो सिचुएशन है। ठीक बात है सर ये डॉक्टर खाकान साहब, वी हैव टू सॉलो दैट बिटर पिल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अनवार साहब, पाकिस्तान से एक ही रास्ता जाता है शॉर्ट टर्म में और वो IMF के पास जाता है। इसके अलावा पाकिस्तान से कोई रास्ता कहीं नहीं जा रहा अगले 3 महीने में। आपके सारे दोस्त ममालिक ने आपको ये कहा कि आप IMF से पहले डील करें तो फिर हम आपको मदद करने को आएंगे। आप अपने घर को ठीक करें, आप अपने रिफॉर्म्स करें तो हम आपकी मदद करने को आएंगे। पाकिस्तान के रिजर्व्स अभी कोई 10 मिनट पहले जब मैंने चेक किया तो स्टेट बैंक के पास 27 जनवरी को सिर्फ को जितनी दफा भी कहूंगा वो कम होगा, 3.1 बिलियन डॉलर के रह गए हैं। ये बमुश्किल 15 से 20 दिन की इंपोर्ट कवर देते हैं। वी आर ऑन अ प्रिकेरियसली लो रिजर्व्स पोजीशन। हमारी रेमिटेंसेस भी फॉलिंग है, हमारी एक्सपोर्ट्स भी फॉलिंग है। मैं सुबह टेक्सटाइल के भी नंबर देख रहा था, 10-12% कमी है और आने वाले 5 माह में तकरीबन या ये लेवल रहेगा या इससे भी कम हो जाएगा। हमारे 9000 कंटेनर पोर्ट पे खड़े हैं। वी आर लुकिंग इनटू शॉर्टेजेस इन द कंट्री। पाकिस्तान के पास अगर IMF को 9th रिव्यू 9 फरवरी को सॉल्व नहीं होता तो IMF स्टैंड्स बिटवीन यू एंड ए वेरी वेरी चैलेंजिंग पाकिस्तान। सो बिल्कुल वो कीजिए। दूसरी बात यह है कि अच्छी बात है, मुझे खुशाइन बात है कि हुकूमत ने कुछ फैसले किए हैं। मैं अगेन कहता हूं कि IMF को थोड़ी देर के लिए मैं अगर छोड़ दूं और मैं पाकिस्तान को ठीक करने लगूं शॉर्ट रन के लिए, तो मैं यही कहूंगा कि जो पेट्रोल की कीमत है उसको पास कीजिए। कर दिया हुकूमत में, बहुत अच्छी बात है। रुपए की कदर जो है वो इस वक्त फंडामेंटल्स जो अभी आपके सामने सिर्फ मैंने रखे हैं वो या सेंटिमेंट या सप्लाई एंड डिमांड डिटरमिन करेगा। उसकी कदर को डिटरमिन होने दीजिए, इससे आपकी इंपोर्ट्स कम हो जाएंगी। तीसरा, आप एक डॉलर लिक्विडिटी क्राइसिस में है। मैं वर्ड क्रंच यूज करता रहा हूं। आज जब मैंने फिगर्स देखे हैं आपके प्रोग्राम पे आने से पहले तो मैं ये कहूंगा यू आर इन अ क्राइसिस सिचुएशन। आप प्लीज इस वक्त बिल्कुल फंड को 9th को साइन कीजिए। सऊदी अरेबिया जाइए, $2 अरब उनसे लीजिए। अगर वो आपको फौरी तौर पे देते हैं 700 मिलियन चाइना का लें, 1.2 बिलियन UAE का लें। ये रिजर्व्स को हमें यहां से कम $7 अरब पे ले आना है। आपका प्रेशर फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स का जब टूटेगा तो रुपया भी संभल जाएगा। कुछ फैसले आपको और करने हैं। अगेन फंड को छोड़ दें थोड़ी देर के लिए। मैंने अभी पाकिस्तान का जब सर्कुलर डेट मैनेजमेंट प्लान देखा, 1000 अरब रुपए के करीब का लॉस है इस साल का।
उसको भरना तो है ना, छोड़ दीजिए IMF हो या ना हो। पिछले साल 1600 अरब भरा था, ये डिफेंस बजट से भी ज्यादा है। प्लीज नौयत को समझिए कि खड़े कहां हैं। खुदा ना खास्ता पाकिस्तान को श्रीलंका नहीं बनाया जा सकता। सो हुकूमत बहुत मुश्किल से ये फैसले बिकॉज ये अनपॉपुलर हैं, ये टॉक्सिक हैं पॉलिटिकली। मैं सब पार्टी से ये हमेशा कहता हूं कि ये वक्त बिल्कुल हुकूमत को स्ट्रेंथन करने का है कि प्लीज गो अहेड एंड डू द नीडफुल। आपने बड़े अहम नुकात बल्कि चौंका देने वाले कुछ फिगर्स शेयर किए हैं डॉक्टर खाकान साहब। सर ये आप लोगों को यू हैव टू वॉक दैट पाथ और इसकी पॉलिटिकल कॉस्ट तो है। इब्राहिम खान साहब के जो सजेशंस हैं वो तो मेरे ख्याल में उससे कोई इख्तलाफ नहीं, लेकिन मैंने सवाल उनके सामने रखा था। अच्छा किया कि उन्होंने ब्लेम गेम में पड़े बगैर जो है वो सजेशंस दी। लेकिन कल खान साहब ये कह रहे थे कि भाई मैं इसलिए रख रहा हूँ आपके सामने कि ये बात जब पंजाब में और खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन होते हैं मुकर्रर वक्त में, क्योंकि असम्बलियाँ नहीं हैं, तो अगर आपकी इजाज़त हो, हैदर वईद साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया, मारूफ तजियाकार हैं, उनके सामने भी सवाल रखते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। हैदर साहब अस्सलाम वालेकुम। जी हैदर साहब, हमारे साथ राना एहसान अफजल साहब हैं नून लीग से, इब्राहिम खान साहब PTI से और डॉक्टर खाकान नजीब इकोनॉमिस्ट हैं। मैं आपसे जानना चाहूँगा, हमने यहाँ डिस्कस किया IMF और पाकिस्तानी ऑफिशियल्स के दरमियान जो मुज़ाकरात हो रहे हैं, तो उस हवाले से ये बात सामने आ रही है कि पाकिस्तान को वो बिटर पिल सॉलो करनी होगी, कड़वी गोली खानी पड़ेगी, वरना उसके अलावा सर-ए-दस्त कोई और चारा नहीं है। एक तरफ ये इक्तिसादियात की सिचुएशन है, पेशावर का इंतहाई बहुत बड़ा दिल खराश वाक़या हुआ, उसमें 100 से ज़्यादा लोग शहीद हो गए। IG साहब ने बताया कि हमलावर के वो की फुटेज दिखाई और दहशत गर्दों के करीब पहुँच गए हैं। हमने हाजी गुलाम अली साहब का इंटरव्यू, गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा है, उनका मैंने लेटर लिख दिया है कि आप इलेक्शंस तो आप ज़रूर कराएं, लेकिन तमाम हालात का अहाता कर लें, जो इंटेलिजेंस या हमारे और इदारों से भी बातचीत कर ली जाए। मैं आपसे जानना चाहूँगा वे फॉरवर्ड क्या है हैदर वईद साहब? मईशत जो है वो बिल्कुल तबाही के दहाने पर है और दूसरी तरफ जो है वो रियासत को बहुत बड़े सिक्योरिटी चैलेंज का सामना है। देखें, वाकई में हमारे सारी बुराइयां जैसे एक साथ आ रही हैं। IMF की तरफ तो हमें जाना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर हम IMF की तरफ नहीं जाते तो जो लोन्स हैं वो नहीं आएंगे और हमारे पास पैसे नहीं होंगे फ्यूल खरीदने के, और बिजली और गैस और बाकी सारे मामला फिर नहीं चल सकेंगे, यहाँ पे एलसियाँ नहीं खुलेंगी और मईशत जो है वो माशरे के साथ बैठने का डर है। तो कहीं ना कहीं हमें IMF से जो है, और जिसके बाद फिर बायलैटरल लोन्स जो है वो फ्रेंडली कंट्रीज से भी आ सकते हैं। अगर ये टीका हमें नहीं लगा, ये रिलीफ हमें नहीं मिली, तो फिर तो बहुत जो है वो वी विल स्पाइरल आउट ऑफ कंट्रोल। तो इवन दो IMF के बाद भी काफ़ी कीमतें बढ़ानी पड़ेंगी, लेकिन अगर IMF से लोन नहीं मिलता तो फिर तो ये कीमतें और भी ज़्यादा बढ़ेंगी और बहुत ज़्यादा स्कैर्सिटी भी हो सकती है और इकोनॉमिक कोलैप्स की तरफ भी हम जा सकते हैं, क्योंकि हम एक इम्पोर्ट बेस्ड इकोनॉमी है। तो IMF के पास तो जाना ही है। अब देखें, प्रॉब्लम ये हो गई है हमारे मुल्क में कि अब जमहूरियत खतरे में इस तरह से है कि जो पॉलिटिकल राइवलरीज हैं वो दुश्मनी में तब्दील जी, और जो जुल्म और ज्यादती नवाज शरीफ साहब और मरियम नवाज साहिबा के साथ हुई और जिस चीज से सारा उनको गुजारा गया, वहां से ओरिजिनल सिन शुरू होता है। लेकिन अब हम जो है ना, ये खत्म होके नहीं दे रहा ये फेज, और अब इमरान खान साहब की नो कॉन्फिडेंस के बाद हम देखते हैं कि गद्दारी के मुकदमे यहाँ भी कायम हो रहे हैं जी। तो ये सारा मामला जो है ये मुल्क के लिए, जमहूरियत के लिए, सियासत के लिए, इस्तेहकाम के लिए, मईशत के लिए बहुत नुकसानदेह साबित हो सकता है और हो रहा है। और कहीं ना कहीं अगर हम ये सुनते हैं कि एस्टैब्लिशमेंट का रोल और ये वो, तो कहीं ना कहीं कम से कम ये दुश्मनियां जो हैं, क्योंकि ये हुई, आपको याद होगा कि शुरू किस तरह हुई थी दुश्मनियां, और वहां उस वक्त जो है वो इमरान खान साहब के जो पिलर्स थे उनका कितना हाथ था। तो फिर कम से कम वो कुछ जिम्मेदारी लेके इस दुश्मनी को कहीं ना कहीं कंट्रोल भी करें, मैनेज भी करें, क्योंकि ये दुश्मनी जो है वो हमारी सियासत को और उसकी वजह से मईशत और बाकी सारे मामलात को जो है वो जला के रख देगी। ठीक है। और ये दुश्मनी है, ये सियासत अब नहीं है, ये दुश्मनी है। और इसका ओरिजिनल सिन है जो नवाज शरीफ साहब को नाजायज निकाला गया और उनके साथ जो नाजायज हुआ, वहां से ये सब गलत शुरू हुआ। लेकिन अब वो गलत रुकने को नहीं है और उसका रुकना बहुत जरूरी है मुल्क को, कौम और इस्तेहकाम के। बिल्कुल आपसे मैं इत्तेफाक करता हूँ। ये मुझे बताया बहसियत एक लीगल एक्सपर्ट के, सर ये गवर्नर साहब का हमने भी इंटरव्यू किया, उन्होंने कहा कि जी 90 दिन में इलेक्शन कराने हैं, बात होती है आर्टिकल 254 की, तो सर उसकी क्या इंटरप्रिटेशन है? मैं आपसे जानना चाहूँगा, आपकी एक्सपर्टीज़ को इस्तेमाल करते क्या हुकूमत के पास ये लेवरेज है? आइन में दिया गया है कि वो मौरूजी हालात की वजह से जो 90 दिन में आइन का कहता है कि आप असम्बली तहलील होने की सूरत में कराएंगे 90 दिन के अंदर,
वो कराने लाजिम है या ये वे आउट फराम करता है कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 254? हैदर वहीद साहब। नहीं जी, देखें, आपको तारीख 90 दिन के अंदर की देनी है, वो तो अभी देनी, उस पर तो कोई फरार नहीं है। अल्लाह ना करे 90 दिन के अंदर जो आप तारीख देंगे उसके करीब कोई बड़ा सानिया अल्लाह ना करे हो जाए, कोई जंग छिड़ जाए, अच्छा। कोई कंप्लीट लॉ एंड ऑर्डर ब्रेक डाउन हो जाए, टेररिज्म इस तरह से फैल जाए कि मफलूज होकर रह जाए माशरा और हमारा, अल्लाह ना करे, लॉ एंड ऑर्डर, तो उस सूरत में जाहिर है इस चीज को रिविजिट किया जा सकता है। ऐसा ये गुंजाइश तो है, लेकिन ये गुंजाइश नहीं है कि आप सिरे से अभी 90 दिन के बाद की डेट आज ही दे दें या डेट ही ना दें। ये गुंजाइश तो डेफिनेटली आइन में मौजूद नहीं। ठीक है। तो और दूसरा आपने जो ये नुक्ता बताया कि जी दुश्मनियां जो है वो कम करनी चाहिए, लेकिन कोई मिडिल ग्राउंड नज़र नहीं आ रहा। आप समझते हैं कि पीटीआई, ज़ाहिर बात है इब्राहिम खान साहब उनकी नुमाइंदगी कर रहे हैं और राना एहसान साहब हुकूमत की, मुबाहिसों में तो ये मौजूद होते हैं और ज़ाहिर बात है अपना अपना मौक़िफ़ देते हैं। क्या वजह है कि टेबल पर बैठने से बिल्कुल नहीं नज़र आ रहा कि जी तनाव में कमी लाई जाए और टेबल में बैठ के किसी मामले का हल निकाला जाए? इसमें अगेन ओरिजिनल सिन तो खान साहब का है, उनकी पूरी सियासत उन्होंने इस चीज़ पे बेस की भी है कि इकट्ठे हैं, चोर हैं, इनसे बात नहीं की जा सकती, ये दुश्मन है, पाकिस्तान के दुश्मन हैं। और ये सारी चीज़ों की वजह से जब वो पार्लियामान में भी थे तो उन्होंने कभी रीच आउट नहीं किया, अपने ही हाउस को चलाने के लिए रीच आउट नहीं किया, मुल्की मामलात में रीच आउट नहीं किया। तो उन्होंने तो अपनी सियासत इस चीज़ पे बेस की भी है कि वो मिल के इनके साथ चलने को तैयार ही। लेकिन हमने देखा कि सर कतलआमी की बात एपीएस का जब वाकया हुआ था तो खान साहब ने अपना धरना खत्म करके वो एपीसी में शिरकत की थी। अभी पेशावर का वाकया, आप समझते हैं कि अगर हुकूमत उनको इस हवाले से बातचीत के लिए बुलाती है और कहती है, क्योंकि उनकी 9.5 साल हुकूमत रही है और वो तो कल भी तकरीर में कहा कि उनके दौर में तो कोई दहशतगर्दी का वाकया नहीं हुआ, इकॉनमी भी इतनी बुरी नहीं थी, तो अब तो उनका कोई जिम्मेदारी नहीं है। लेकिन अगर उनकी कोई राय है और आउटरीच है तो अगर उनको दावत दी जाए तो आप समझते हैं कि वो उस पर रेसिप्रोकेशन आएगी और दावत देनी चाहिए? मेरा नहीं ख्याल उन्हें दावत दी जाएगी और मेरा नहीं ख्याल कि वो आएंगे। दावत इसलिए नहीं दी जाएगी कि अब मियां साहब ये सोच रहे हैं कि अब तो इनकी बारी है, इनको वे आउट मैं क्यों दूं, और अब तो इनके जेल जाने की बारी है, नाअहल होने की बारी है। और खान साहब जो है वो उनकी सारी सियासत इस चीज़ पे खड़ी हुई है कि मैं इनसे नहीं मिलूंगा, मैं इनसे बात नहीं करूंगा, जो लोग इनको पसंद नहीं करते वो मुझे वोट दें। ये सारे इकट्ठे हैं। सर लास्ट क्वेश्चन बिफोर जी सर बिफोर मैं सर ये पेशावर वाकये पे आपसे जानना चाहूंगा सर। ये क्योंकि बहुत सी आपको पता है साजिशी थ्योरियां बड़ी चलती हैं, कोई कह रहा है जी ड्रोन हो गया, आज आईजी साहब ने कहा ऐसी कोई बात नहीं, खुदकुश हमला था। क्या कहेंगे सर, ये हमारी पुलिस जो है उनकी बहुत कुर्बानियां हैं, ये 102 लोग शहीद हो चुके हैं, उनमें से 98 या 100 पुलिस के रैंक एंड फाइल के लोग हैं, बाकी 3 सिविलियंस हैं। पुलिस की हमने सर हौसला अफजाई भी करनी है, साथ में आईजी साहब ने आज भी इस बात को माना है कि सिक्योरिटी लैप्स भी हुआ है। तो कैसे ये काउंटर टेररिज्म और पुलिस की इस्लाहात की जाए ताकि इस तरह की जो प्रॉब्लम्स है इनको ख़त्म किया जा सके या एटलीस्ट कम किया जा सके? देखिए, एक तो हमें बड़ा क्लियर होना होगा कि जो लोग पाकिस्तान के आइन को नहीं मानते उनमें से उस बैड में से गुड नहीं होगा कोई। ठीक है, आप सियासी तौर पे मामला देखें, पाकिस्तान जो है वो ज़ाहिर अफगानिस्तान से दुश्मनी तो नहीं लेगा और वहाँ तालिबान की हुकूमत है, उनसे सियासी तौर पे डील करें, लेकिन दहशतगर्दी हमेशा बैड है, उसमें गुड नहीं है। कोई उसमें ना गुड तालिबान है ना उसमें कोई और चीज़ है, वो सब बैड है एक तो। और जो पाकिस्तान के आइन को नहीं मानते, कोई अफगानियां बनाने का अगर किसी का ख्वाब है तो जाहिर है कि फिर वहां पे लचक नहीं दिखाई जा सकती। इसके अलावा जरूर सियासी हल हमेशा ढूंढना चाहिए, बातचीत हमेशा होनी चाहिए, लेकिन जहां पे कोई आर्म्स उठा के आपके आइन और आपके स्टेट के खिलाफ खड़ा है तो फिर वहां पे पहले उनको डिसार्म करना होगा, फिर बातचीत होगी। ठीक, बहुत शुक्रिया हैदर वहीद साहब, आपने हमारे साथ गुफ्तगू की। व्यूअर्स एक छोट पल लेते वक्फे के बाद आएंगे तो राना एहसान साहब के सामने वो सवालात रखूंगा जो डॉक्टर खाकान नजीब साहब ने उठाए हैं और जो सजेशन इब्राहिम खान साहब की जानिब से भी आई थी। ये सब कुछ एक वक्फे के बाद वक्फा ले लीजिए। है जज्बा, नई है उमंग, खबर के साथ उस पर हो इजहार ख्याल। देखनी होगी दरामद से बरामद तक की सूरत हाल। कौन सी
करेंसी है अप, कौन सी डाउन? मौशी खुदनिसारी कैसे हासिल की जाए? रखते हैं नजर रियल एस्टेट से लेकर कमोडिटीज के उतार चढ़ाव तक। बिजनेस की होगी बात माहिरीन के साथ। वेलकम बैक। मैं राना एहसान साहब सर 3.1 बिलियन डॉलर्स जो है वो हमें स्टेट बैंक के रिजर्व से डॉक्टर खाकान नजीब साहब शेयर कर रहे थे प्रोग्राम में। प्रिकेरियस सिचुएशन है, उन्होंने कहा कि इसके अलावा कोई चारा नहीं है। तो सर इसमें तो आपको थोड़ा सा पॉलिटिकल कंसेंसस भी डेवलप करना होगा, क्योंकि हम हैं तो पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन मोड में, आप एक सियासी जमात हैं। आप समझते हैं कि ये प्लॉजिबल एक्सप्लेनेशन लोगों को समझ आएगी कि जी किया धारा इब्राहिम खान साहब की जमात का है, लेकिन चूंकि आप लोग भी 9-10 माह से हुकूमत में हैं और आपको ये सब कुछ करना पड़ा। खान साहब तो बड़े आराम से कह रहे हैं कि जी वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस ना लाते, मेरी जिम्मेदारी थी, मैं जवाब दे होता, साल 1.5 साल की तो बात थी। मैं कल उनकी तकरीर के पॉइंट्स दोहरा रहा हूँ, वो वीडियो लिंक पे खिताब कर रहे थे, उनका मैं जवाब दे होता। अगर खान साहब कंटिन्यू करते और मुल्क डिफॉल्ट हो जाता है तो वो तो किसी के मुफाद अभी भी तो सर 3.1 बिलियन डॉलर नहीं, लेकिन हम IMF के प्रोग्राम में हैं, हम IMF के प्रोग्राम को पूरा करने की बात कर रहे हैं, वो हम इस चीज़ को दोहरा रहे हैं कि यही रास्ता है। तो इसका मतलब है कि हुकूमत की इन बुरे हालात के अंदर भी डायरेक्शन ठीक है। और IMF हमें किन 3-4 चीज़ों के ऊपर फैसले करने को कह रहा है। 1400 अरब का जो खसारा गैस सेक्टर में हुआ, PTI ने किया, उसको दुरुस्त हम कर रहे हैं। 1100 अरब पे जो पावर सेक्टर का खसारा था, जो 2500-2600 अरब पे चला गया, PTI ने किया दुरुस्त, आज हम कर रहे हैं। तो इसी तरह ये सारे वो मामलात हैं, ये वो बैगेज है जो PTI के दौर में क्रिएट हुआ। और बिल्कुल इब्राहिम खान साहब ने जो बातें की, सही की, दुरुस्त की, और बड़े डिसेंट ये पार्लियामेंटेरियन है, हमेशा अच्छी बात करते हैं, लेकिन इनकी बातें इमरान खान साहब सुनते नहीं हैं। अगर सुन रहे होते तो शायद ये हालात मुल्क के ना होते। तो मैं समझता हूँ कि दूसरा जो अभी डॉक्टर खाकान साहब ने बातें की वो भी बिल्कुल दुरुस्त हैं, यही रास्ता है और हम वही रास्ता अपना रहे हैं। हैदर साहब ने कहा कि जी वो सियासी लड़ाई जो हैदर साहब ने दुश्मनियां बन गई हैं। नहीं, मैं हैदर साहब ने जो बात की मैं उससे एग्री करता हूँ। आज अगर हम फॉरवर्ड लुकिंग करें, देखें ब्लेम गेम करेंगे तो वो तो हर प्रोग्राम में होते हैं, लेकिन हकायक ये हैं और अफसोसनाक सूरत हाल ये है कि आज इतनी पोलराइजेशन है कि कोई कहता है ये मुझे कत्ल कर देगा, कोई कहता है, तो इस हद तक जब पोलराइजेशन। शेख रशीद साहब की गिरफ्तारी हो गई कि उन्होंने कहा जी जरदारी साहब मुबैना तौर पे उन्होंने किसी ऑर्गेनाइजेशन को जो है वो फंड किया, इमरान खान साहब की जो बयान था उसको दोहराया है। बिल्कुल, तो मैं समझता हूं कि ये अगर ये रंजिशें दूर हो जाएं, अगर ये मामलात आपस में बैठ के तय हम ये सियासतदान बैठ जाएं, तो मुल्क को कोई आगे बढ़ने से रोक नहीं सकता। और पहल कौन करे? देखिए ये इब्राहिम साहब से पूछ लें कि ये क्या जब ये हुकूमत में थे तो हमारा सियासी रगड़ा नहीं निकाला जा रहा था? तो क्या वो पहली दफा पार्लियामानी जमहूरियत के अंदर ऑपोजिशन और जो गवर्नमेंट है उनका राब्ता खत्म नहीं हो गया था? और वही राब्ता जो है कंटिन्यू कर रहा है। यानी कि आज एक आदमी कहता है ये मुझे मार देगा, वो मुझे मार देगा, ये मुझे कर देगा, जब उसकी सियासत ये है कि मैं दहशतगर्दों से बात कर लूंगा, अलहदगी पसंद से बात कर लूंगा, इनसे बात नहीं करूंगा। तो मैं ये नहीं कहूंगा कि वो कसूरवार है। आप अवाम को के सामने पूछ लें या आप खुद बता दें कि इसमें किसका कसूर है। हमने तो मिसाक मईशत की बात की, आज उसकी ज़रूरत है, आज मिसाक जमहूरियत की ज़रूरत है, आज आपस में बैठने की ज़रूरत है। मैं तो खुद अपनी पार्टी को एडवाइस करता हूं कि भाई हमें ये रंजिशें दूर करके हम जो है वो पहल कर लें, लेकिन हम करते हैं पहल। जवाब ये आता है ये मेरे कातिल हैं, ये मुझे कत्ल करना। यह हम नुक्ता है। इब्राहिम खान साहब, सर ये सियासी रंजिशें दुश्मनियों में नहीं बदलनी चाहिए, ये मेरे ख्याल में बेस लाइन है। आपने राना एहसान साहब की बात सुनी, उन्होंने कहा हम तो चाहते हैं, लेकिन फिर जवाब में आता है कि जी वो हर किसी से बातचीत करने के लिए तैयार हैं, PMLN पीपल्स पार्टी और मौलाना साहब से बातचीत के लिए नहीं तैयार। सर इसको कैसे, सियासत में तो रास्ता निकाला जाता है ना, सियासतदान, आप भी सियासतदान है, राना साहब भी सियासतदान है, सियासतदान तो रास्ते निकालते हैं, दीवारें तो नहीं खड़ी करते हैं ना इब्राहिम खान साहब? आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। देखें दीवारें कुछ इस तरह से निकली हैं कि ये पिछले 6-7 माह से कहते रहे कि आप असेंबली में वापस आ जाएं,
जी, और बैठ के बात करते हैं, जो मिसाके मईशत के भी बात कर रहे थे राणा साहब, तो इस किस्म की बातें हुई। जब खान साहब ने फाइनल गो अहेड दिया कि आप जाएं और असेंबली में वापस जाएं, तो इन्होंने धड़ाधड़ इस्तीफे कबूल करने शुरू कर दिए, जहां से कि इनकी सिंसेरिटी ऑफ थॉट या सिंसेरिटी ऑफ ऑफर जो वो ये दे रहे थे कि ये बैठ के वाकई बात करना चाहते हैं, मुल्क को कौम के लिए कोई बेहतरी सोचना चाह रहे हैं, तो ये कर सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। सर ये कतकलामी के लिए माजरत, चूंकि प्रोग्राम में ये बात इन्होंने अभी हमारे साथ शेयर की है। राना एहसान साहब ने कहा प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने एपीसी कॉल कर लिया और साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को दावत दी है। इमरान खान साहब कहें टीवी पे कि हम इमरान खान को कहेंगे कि उनको एपीसी अटेंड करनी है। अब जवाब लें जी इब्राहिम साहब, दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। 7 फरवरी को बुलाइए एपीसी। जी बिल्कुल, 7 फरवरी को एपीसी बुलाई है और उसमें बिल्कुल हमारी जो है, अब ये अगर क्योंकि आपसे मैं ये सुन रहा हूँ सर, तो डेफिनेटली जो है वो हम एडवाइस करेंगे हमारे एक्स प्राइम मिनिस्टर साहब को कि वो इसमें, क्योंकि नेशनल कंसेंसस और नेशनल इश्यूज का मामला है, तो उस मामले में तो होना चाहिए इकट्ठा। लेकिन ये जो अब सारा ब्लेम हमारे ऊपर दे रहे हैं, जो 35 साल पहले इन्होंने हुकूमत की और अब 35 साल और अब मजीद हुकूमत में आ रही हैं ये दोनों जमातें। जबकि मुशर्रफ के दौर में मैंने अर्ज किया था कि 6,000 अरब रुपए कर्जा था, जो कि बढ़ के 30,000 अरब पे ये लेके गए। 5 गुना इन्होंने कर्जे में इजाफा किया, तो ये जिम्मेदार नहीं है। और हम जो 3.5 साल कोविड में भी, जिसमें 2 साल हमने गुजारे, तो हम ये सारे उसके जिम्मेदार हैं, ये मुआशी बदहाली के भी और ये लॉ एंड ऑर्डर के भी, हर चीज के भी। तो अगर ऐसे है तो इनको क्या जल्दी थी? ये 1.5 साल में कौन सा इन्होंने तीर मार लिया? इस वक्त ये अवाम में निकल के तो देखें, जो इन्होंने लोगों का जीना दो भर कर दिया है। 2 वक्त की रोटी जो है वो लोगों के लिए महाल हो गई है। ये तो 60 रुपए केजी वाले आटे पे हमें कह रहे थे कि लोग हम जाएंगे इलेक्शंस में तो लोग हमें अंडे मारेंगे। अब ये 160 रुपए पे ले गए हैं। अब इनके साथ देखें लोग क्या करने वाले हैं। ये सारी चीजें जो हैं ये पॉलिटिकल रेटरिक है। ये सिर्फ एक अपॉर्चुनिटी अवेल करने के लिए इनको इतनी क्या जल्दी पड़ी हुई थी कि इन्होंने 5 साल जो है एक डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट और वो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड जमात जो जिसकी सबसे ज्यादा सीटें थी, उसको हटा के ये चुनचू का मुरब्बा इकट्ठा करके इन्होंने जनाब बागमती का कुबा इकट्ठा किया। और अब ये शिकायतें लगा रहे हैं कि ये भी ठीक नहीं हो रहा, लॉ एंड ऑर्डर ठीक नहीं हो रहा, यहाँ पे दहशतगर्दी हो रही है, यहाँ पे इकोनॉमी बिठा दी है। 6% पे आपकी इकोनॉमी, एज आपने जैसे कहा अपनी इंट्रो में भी, हमारी मकसद इकोनॉमी भी बेहतर जा रही थी, हमारी रेमिटेंसेस फॉरेन भी बेहतरीन थी, हमारी एक्सपोर्ट भी पहले से बहुत ज्यादा बढ़ गई थी, हमारा जो है टैक्स कलेक्शन जो है वो 3800 अरब पे छोड़ के गए थे, हम 6200 अरब पे उसको ले गए थे। तो मामला तो सही डायरेक्शन में जा रहे थे, लेकिन उसमें इनको कोई सोच उस वक्त नहीं आई। और अब जो मामला अगर इनको वाकई ये इतने सीरियसली ये नजर आ रहे हैं कि इतने खराब है मुआशी तौर पे हालात, ये 8 माह के अंदर ही ये सारे मामला तनज़्ज़ुली की तरफ गया। पहले तो इकोनॉमी बहुत फेयर और अभी इब्राहिम साहब, आपने पहले अपने कतरा कलामी के लिए इजाजत पहले जवाब में कहा कि ये इश्यूज हैं, हमें हमेशा से डॉलर का क्रंच रहा है, हमेशा से हमारा करंट अकाउंट खसारा रहा है। सर ये 8 माह में नहीं, ये तो आपके दौर में भी था, उनसे पिछले इनके दौर में भी था करंट अकाउंट खसारा तो और मालियाती खसारा, ये तो हमेशा से रहा है। उसी के लिए तो हम जो है वो फिर रशिया के साथ वो एंड में गए सर, वो 3.5 साल गुजारने के बाद IMF की डील के बाद गए थे ना सर। पहले तो IMF से डील की ना। डील के बाद मैं यही कह रहा हूँ ना कि उस वक्त हालात जो ये छोड़ के गए थे, उस वक्त कोई मेरे ख्याल में 6 अरब से भी कम जो था वो फॉरेन रिजर्व्स थे। जब हम छोड़ के गए, हम तो 14 अरब से ज्यादा के फॉरेन रिजर्व्स छोड़ के गए थे। अच्छा, मैं इसलिए IMF के पास जाना पड़ा। फिर खान साहब जब गए रशिया, तो उसका मकसद वाहिद यही था कि हम चीपर सोर्स ऑफ एनर्जी के लिए जो है ये पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स लें और ये डॉलर का प्रेशर जो है इसको कम करके हम अपने मुल्क की इकोनॉमी को फिर उठा सकते हैं। और इसके अलावा अल्टरनेट एनर्जी के भी बहुत ज्यादा मौके मौजूद हैं। आप दुनिया के 10 टॉप मुल्कों में से हैं जो कि सोलर एनर्जी से भी आप जो है काफी जो है मुस्तफीद हो सकते हैं। पर अपॉर्चुनिटीज काफी हैं, लेकिन ये इनको क्या जल्दी पड़ी थी? आज ये बैठ के रो रहे हैं कि फलां चीज भी ठीक नहीं है, फलां भी ठीक नहीं है, तो आप ठीक करें ना।
क्योंकि आपको अगर आने की जल्दी थी तो अब आप उसको दुरुस्त भी करें, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता क्योंकि इनकी मकसद है कि 14 डायरेक्शंस हैं, हर पार्टी अपने अपने मफादात के लिए एक तरफ इकोनॉमी को पीट रहे हैं कि इकोनॉमी ठीक नहीं है, और दूसरी तरफ से 70-80 बंदे की इन्होंने कैबिनेट बना रखी है, उसके अखराजात आ रहे हैं। ये इब्राहिम साहब आपका अहम नुक्ता है, ये अहम नुक्ता है कि जो काबीना का साइज है वो आपके माली वसाइल के से मुताबिकत रखता हो। दैट्स 59 पॉइंट। लेकिन सर ये नुक्ता भी आपका छोड़े जा रहा हूँ, फिर मैं डॉक्टर खाकान नजीब के बाद दोबारा लौट के आऊँगा कि ये तो फेडरल में तो आपने चले, आपने कहा इनको क्या जल्दी थी कि आपकी हुकूमत को हटाए, लेकिन पता नहीं आपको क्या जल्दी थी कि खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में अपनी हुकूमत को खुद ही ख़त्म कर दिया। बार के ये सवाल छोड़े जा रहा हूँ। डॉक्टर खाकान साहब, सर ये मुझे बताएगा कि बहुत अच्छी बात है कि APC होगी और चले दहशतगर्दी के हवाले से कोई लाएमल, इंसदाद दहशतगर्दी के हवाले से कोई लाएमल पे इत्तेफाक हो जाए। आप समझते हैं इकॉनमी में भी एक APC होनी चाहिए ताकि उसका भी तयन हो जाए और एक दूसरे पे दुश्ताम तराजी और इल्ज़ाम तराशी से हट के अब आगे क्या सोचना चाहिए कि हमने इस मुल्क को कैसे इक्तिसादी भंवर से बाहर निकालना है? डॉक्टर साहब आपको मेरी आवाज आ रही? सर सर प्लीज गो अहेड। मुझसे कह रहे हैं? जी सर, ये सवाल आपसे सर, प्लीज जवाब दीजिएगा। जी देखिए, एक तो सबसे बात जरूरी है कि अगर APC हो रही है उसका जरूर पेशावर तो एक एजेंडा होगा ही, और ओवरऑल मुल्क की जो सिक्योरिटी है, पर इकोनॉमी भी उसका एक एजेंडा होना चाहिए और उसमें एटलीस्ट खुल के बात होनी चाहिए कि कहां पे खड़े हुए हैं। ये तो छोड़ दें कि हम, और ये कोई 6 माह में नहीं बने, ये कोई 12 माह में हालात नहीं बने, ये हालात तो एक तसलसल हैं जिस तरह हमने इकोनॉमी को रन किया है। पर 12 माह में इसमें कोई शक नहीं है कि 18 अरब के रिजर्व जो हैं वो आज 3 अरब पे आ गए हैं। ये जो शॉर्ट टर्म की हैंडलिंग है उसमें APC पे सबको कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए और IMF का रेजोल्यूशन पास करना चाहिए कि हम मुत्तहिद हैं कि हम IMF के साथ एक रिफॉर्म प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे। IMF ने इस पे कुछ खदशात का इजहार किया है कि क्या सारी पॉलिटिकल पार्टीज की ओनरशिप आ सकती है, आ जाएगी तो हेल्प होगी। जहां तक चार्टर ऑफ इकोनॉमी का ताल्लुक है, मैं इसका हामिल नहीं हूं कि पाकिस्तान एक चार्टर ऑफ इकोनॉमी हल कर सकता है। पाकिस्तान को एक अभी शॉर्ट टर्म के लिए चार्टर ऑफ सर्टेनिटी चाहिए। वो ये है कि देखें, इलेक्शन अक्टूबर में होने हैं, सितंबर में होने हैं, इससे अब क्या टाइम रह गया है। सो आई थिंक एक सर्टेनिटी आ जानी चाहिए कि हमने आइन के मुताबिक ये काम कब करने हैं। पर इसके साथ साथ थोड़ा सा हमें ये जरूर देखना पड़ेगा कि अब जो आने वाली हुकूमत है वो हालात को आगे चला नहीं सकती। आप जून तक IMF का प्रोग्राम कर लेंगे, मेरा ये ख्याल है कि आपको जुलाई में एक नया प्रोग्राम करना पड़ेगा या इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाना पड़ेगा। पाकिस्तान की जो जरूरियात पैदा हो गई हैं अगले 3 साल की, वो 78 अरब डॉलर की हैं। ना पाकिस्तान ये रकम बगैर IMF के जमा कर सकता है, इसलिए पाकिस्तान को दोस्त ममालिक के साथ साथ बायलैटरल पार्टनर्स के साथ साथ IMF के पास रहना पड़ेगा। सो एक तो ये है कि हमें IMF को बुरा कहने से या उन जी अपना घर ठीक करने की जरूरत, अपना घर एनर्जी सेक्टर जहां से शुरू करना है मैं वहां छोड़ जाता हूं। पाकिस्तान का घर एनर्जी सेक्टर से शुरू होता है। आपने प्रोग्राम शुरू किया, ये वो सेक्टर है जो इस वक्त ब्लीड कर रहा है इकोनॉमी को, एंड इट विल टेक द इकोनॉमी डाउन अगर हम इसको करेक्ट नहीं करेंगे। बहुत अहम नुक्ता उठाया आपने सर। चार्टर ऑफ सर्टेनिटी की जरूरत है, तयन हो कि जी हमने इकोनॉमी को किन खतूत पे ठीक करना है, इससे ज़्यादा दहशतगर्दी के लिए जो नेशनल एक्शन प्लान बना था उस पर कितनी यकसुई के साथ काम करना है। हमारे यहाँ इलेक्शंस जो हैं, ज़रबत इलेक्शन ईयर है, चाहे ये अभी कराने आपने अप्रैल में या अक्टूबर में कराने, 2023 इज एन इलेक्शन ईयर। आप समझते हैं बड़ा सही तयन किया है डॉक्टर खाकान साहब? देखिए, मैं एग्री करता हूँ डॉक्टर साहब की जितनी भी उन्होंने बातें की, बिल्कुल माकूल बातें हैं और सही डायरेक्शन, यही डायरेक्शन हमें चाहिए। देखिए, इसके साथ साथ मैं बताना चाहूँगा कि वज़ीर आज़म ने ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस जो है वो उसकी दावत दी है, ख़ुसूसी तौर पे इमरान खान को दावत दी है कि वो भी इसका हिस्सा बने। याद सादिक साहब की ड्यूटी लगी है कि वो असद कैसर साहब और परवेज़ खटक साहब को ये दावतनामा पहुँचाएँ, और वैसे भी ये हमारी जो ऑफिशियल जो सोशल मीडिया है उसके अंदर ये ओपन इनविटेशन है, और इसके अंदर सारे जो नेशनल इश्यूज़ हैं इस वक्त, जिसके अंदर मईशत एक इशू है, उसके साथ साथ टेररिज्म है, उसको भी उसके ऊपर भी हम चाहते हैं कि कंसेंसस पैदा हो। मैं समझता हूँ ये वक्त की ज़रूरत थी, ये चीज़ जहाँ पहले हो जानी थी चलें आज होगी, लेकिन वज़ीर आज़म साहब ने ये बहुत ठीक फैसला किया। दे रहा है दुरुस्त है और ये APC, लेकिन अब उसके लिए सर कोई ऐसा इन्वायरमेंट भी बनना चाहिए, जैसे हैदर वहीद साहब ने कहा कि आप लोगों के साथ
सियासी तौर पे जो एहतसाब हुआ वो पॉलिटिकल विच हंटिंग थी। अब ये तासुर दिया जा रहा है कि जी इन पे भी गद्दारी के मुकदमे करें। फवाद चौधरी साहब को बेल हो गई, अब शेख साहब का रिमांड हो गया है, शानदाना गुलजार साहब अभी दफा 124A लग गई है। नहीं अनवार साहब देखिए, बात ये कि जब आप किसी पे FIR काटते हैं ना तो फिर वो अदालत में पेश होता है, फिर कोर्ट आज़ाद है। लेकिन जब आप किसी को इंक्वायरी की मद में नैब के काले कानून के जरिए जो पहले होते थे, लोगों को जेलों में महीने बंद कर दें, हीरोइन डाल दें, तो वो गलत था ना सर, वो गलत है। लेकिन मैं फवाद चौधरी साहब को अपने बयानात में पकड़ा तो वो बाहर आ गए। देखिए शेख साहब, देखिए अनवार साहब, फर्क है। देखिए अगर फवाद चौधरी धमकी लगाए किसी के खानदान को तो उसको आप ठीक तो नहीं कह सकते। अगर परवेज रशीद ये टीवी पे बरमला कहे, सॉरी शेख रशीद साहब जो हैं बरमला कहें कि कोई कत्ल की कोई प्रोपेगेंडा वो करें, तो ये भी गलत है। मैं ये नहीं कहता आप गद्दारी के मुकदमे शिकें डालें, कोई उसके हक में नहीं बोल सकता जमहूरी आदमी, लेकिन ये चीज़ें गलत हैं। और जो कानून के जो भी शिक्स लगती हैं, मैं कोई माहिर कानून नहीं हूँ, उसके मुताबिक नहीं, लेकिन हमें पता चले दफा 124 से तो अंग्रेजों के कानून में नहीं वो गद्दारी के मुकदमे पर्चे कट जाते हैं। उस चीज को मैं कभी डिफेंड नहीं करूंगा, लेकिन ये जो मियां जावेद लतीफ साहब पे लगा, नहीं कैप्टन सफदर साहब पे लगा, लेकिन धमकियां देना खानदान को और ये प्रोपेगेंडा करना कि कोई किसी को कत्ल करना चाहता है, वो गलत है। लेकिन बात अनवार साहब ये कि अब तो दावत दे दी, कि आओ बैठो टेबल में, एक दूसरे के आमने सामने बैठे, हर बात हो सकती है। यही जरूरत है पाकिस्तान को, हर इस पे भी बात हो सकती है, मईशत पे बात हो सकती है, आपस की लड़ाई पे बात खत्म होने पे बात हो सकती है। तो ये मैं उम्मीद करता हूं कि ये वो स्टार्ट हो कि जहां ये पोलराइजेशन है उसको हम खत्म कर सकें, अल्लाह कर सके। इब्राहिम साहब सर, मैं आपसे जानना चाहूंगा, हमारे पास क्लोजिंग मिनट से, आप समझते हैं कि इसका एक मुस्बत रद्द अमल आना चाहिए? चूंकि आपने कहा कि आपको प्रोग्राम के दौरान ही इस बात का पता चला, ज़ाहिर बात है PTI इस पे अपना बयान आएगा सामने, हो सकता है अब तक आ चुका हो। आप समझते हैं कि पॉजिटिविटी के साथ इसका जवाब देना चाहिए, जज्बात के बजाय पाकिस्तान के मौरूजी हालात जो ये हमारे टेक्नोक्रेट डॉक्टर खाकान अजीब और हमारे एनालिस्ट हैदर वहीद साहब बता रहे हैं, उनको मद्देनजर रख के रखा जाए, ना कि अपनी जो 1.5 इंच की सियासी मस्जिद को देख कर ना किया जाए कि इस वक्त अगर ये महंगाई कर रहे हैं तो यू हैव अ पॉलिटिकल स्कूप कि आप लोग अगर इलेक्शन में जाते हैं तो आप लोग इनकी धुलाई करके वोट ले लेंगे। आप बड़ी तस्वीर की तरफ देखना चाहिए। यू एग्री विद इट इब्राहिम साहब? देखें, मैं बिल्कुल इसकी तरफ देख रहा हूँ और मुझे सिर्फ कॉल और फेल का तजाद जो नजर आ रहा है कि एक तरफ कह रहे हैं कि जी बैठ के बात करते हैं, और दूसरी तरफ आज मैं आपके टीवी पर भी बैठा हुआ हूँ तो मुझे सोच के बात करनी पड़ रही है कि कोई ऐसी बात ना हो जाए कि सुबह 124 मेरे ऊपर भी लग जाए। अब ये कोई मुल्क में ये फस्तायत और ये फैशिज्म की इंतहा है कि टीवी पे बैठ के अगर आप एक चैनल पे बैठ के कोई बात करते हैं, एक्सप्रेशन ऑफ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को आप जो है इस तरह से जो है वो दबा रहे हैं, और जिस तरीके से आप मकसद है कि लोगों को बिला वजह खवातीन को जंग में भी जो है अल्लाह के रसूल ने फरमाया था कि खवातीन बच्चे उनको माफ किया जाता है, ये तो खवातीन तक को नहीं बख्श रहे। अब शमदाना का आपने खुद जिक्र किया है, ये जुल्म की इंतहा है कि मकसद है कि कोई क्राइटेरिया होता है, कोई लिमिट होती है, कोई गैरत का तकाजा होता है। बीइंग मुसलमान हमारी अपनी एक गैरत होती है, हमारी औरत का एक तकद्दुस है। हम किसी चीज को बाला ताक रखते हुए जो मर्जी है किए जा रहे हैं और फिर बैठ के वो आपसे सर मैं मुतफिक हूं, मैंने खुद निशानदेही की, तो फायदा कोई नहीं है। लेकिन इब्राहिम साहब, लेकिन आप ये भी समझते हैं कि कम से कम इदारों की फैमिलीज को नहीं लाना चाहिए, कि उनको भी हम वार्न कर रहे हैं? आई होप यू विल आल्सो एग्री विद मी। मैं अगर आपको भी रिमाइंड कराना शुरू कर दूं, इन्होंने तो बाय नेम कहा था कि तुम्हारे बच्चों ने, तुम्हारी बीवियों ने और पता नहीं किस किस ने इधर रहना है इनकी। सर वो फिर नायल भी हुए और सर वो जेल भी गए ना, आपने हाल हाशमी साहब का कह रहे हैं ना। वो मकसद है कि वो ये कहते रहे, और फवाद ने मकसद है अगर किया तो उसका कोर्ट में केस गया है और कोर्ट ने उसको जस्टिफाई किया होता कि उसने किसी के बीवी बच्चों को थ्रेट किया है तो कोर्ट डेफिनेटली उसको सजा दे सकती थी या दे सकती है, लेकिन ऐसा नहीं था तो उसको उन्होंने जी उनको बेल दिए। लेकिन साथ में सर वो बेल में ये था, जज साहब ने कहा था कि आइंदा आपने जो है वो इलेक्शन कमीशन या इदारों के हवाले से जो है वो मुतनब्बे भी किया था कि इस तरह के अल्फाज नहीं इस्तेमाल किए। बार के वक्त खत्म हो जा रहा है, वक्त खत्म होने से पहले मैं चाहूँगा कि चूँकि हमारा शो नहीं होगा 5 फरवरी को यौम यकजहती कश्मीर के तौर पर हम मनाते हैं, जहाँ पाकिस्तान के दाखिली मामला पे बात कर रहे हैं, ये भी पाकिस्तान कश्मीर जो है पाकिस्तान की शहरग है। और 5 फरवरी को जो दिन इसलिए मनाया जाता है कि तमाम पाकिस्तानी अहलियान कश्मीर के साथ इस बात के अज़म का अयादा करते हैं कि हम उनकी सियासी तौर पे, अखलाकी तौर पे, सिफारती तौर पे उनकी मदद जारी रखेंगे तावक्ते के जो उनका बेसिक ह्यूमन राइट है
राइट टू वोट कि वो इस्तेसाब राय करवाया जाए और उसकी मर्जी और मंशा जांची जाए कि वो पाकिस्तान के साथ रहना चाहते हैं, अपने आप के साथ भारत के साथ रखना चाहते हैं, उनकी कुछ जुदागाना हैसियत अपनी रखना चाहते हैं। लेकिन बावजूद इसके कि भारत ने यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में इस बात को माना, लेकिन 7 दहाइयाँ गुजर गई, भारत जो है वो टस से मस नहीं हो रहा और जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है उनका ज़मीर नहीं जाग रहा। तो पाकिस्तान टेलीविज़न एक स्टेट ब्रॉडकास्टर है, इस प्रोग्राम के प्लेटफॉर्म से, इस टेलीविज़न के प्लेटफॉर्म से हम दोबारा इस बात को तजदीद अहद करेंगे कि 5 फरवरी को इंशाअल्लाह हम दोबारा से कश्मीरियों को, वैसे तो साल के 365 दिन याद कराते हैं, लेकिन वो चूँकि दिन चुना गया है, उनके साथ खड़े हैं फॉर देयर जस्ट राइट्स। और जो नरेंद्र मोदी की सफाकाना हुकूमत भारत में जिन्होंने आर्टिकल्स मनसूख किए, जो कश्मीर की सेपरेट स्टेटस था, उसके खिलाफ भी हम आवाज़ बुलंद करते रहेंगे। और 5 फरवरी को इंशाल्लाह अमली नमूना भी पेश किया जाएगा। हम ह्यूमन चेन बनाते हैं और पाकिस्तानी कश्मीरियों के साथ पॉलिटिकली, डिप्लोमेटिकली, सोशली खड़े हैं कि उनके जस्ट राइट्स को ज़रूर ऑनर किया जाए जैसे दीगर अक़वाम को उनका राइट दिया जाता है। प्रोग्राम दस्तक में ये स्पेल आज अपने अख्ताम को पहुँचता है। इंशाल्लाह अगले हफ्ते आपसे दोबारा मुलाकात है कि हम उम्मीद करेंगे कि ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस में तमाम पार्टियां मिलकर कोई मुतफ़िका लाएअमल तलाश करेंगी ताकि पाकिस्तान इन दुश्वार गुजार वक्त से बाहर निकल सके। अपने मेज़बान सैयद अनवारुल हसन और प्रोग्राम दस्तक के प्रोडक्शन टीम को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह ने के बाद।